तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि कहानियां सुनाता है। हम झारखंड की जमीन पर उतर रहे हैं और हमारा पड़ाव है वहां के शानदार जलप्रपात। हमारे पास जो दस्तावेज है वो झरनों की सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा खजाना है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन तथ्यों को एक कहानी की तरह पिरोएं। बिल्कुल। तो इससे दो हिस्सों में देखते हैं। पहले हम झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और कह सकते हैं ऊंचे जलप्रपातों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, जानेंगे कि क्या चीज उन्हें इतना खास बनाती है। और फिर दूसरे हिस्से में हम जिलेवार आगे बढ़ेंगे, पर सिर्फ एक सूची की तरह नहीं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर इलाके के झरनों का अपना क्या चरित्र है। इससे एक पूरी तस्वीर मिलेगी। जी, तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत तो सबसे ऊंचे, सबसे विशाल जलप्रपात से ही होनी चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात की, लातेहार जिले में। इसे लोधा जलप्रपात भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये एक तरह से झारखंड का क्राउनिंग ग्लोरी है। हाँ, सबसे ऊंचा झरना। सबसे ऊंचा। ये बूढ़ा नदी पर बनता है और इसकी ऊंचाई सच में चौंकाने वाली है, 143 मीटर। 143 मीटर? जी, यानी लगभग 469 फीट। आप अंदाजा लगाइए, करीब 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। वाह, 469 फीट! ये तो कल्पना से भी परे है। पर एक सवाल है, लातेहार के इसी खास इलाके में ऐसा क्या है कि राज्य का सबसे ऊंचा झरना यहीं बनता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका ताल्लुक यहाँ की भूवैज्ञानिक बनावट से है। ये पूरा इलाका नेतरहाट के पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, जो आसपास की जमीन से काफी ऊंचा है। अच्छा, तो जब बूढ़ा नदी इस पठार के किनारे पर पहुंचती है तो वो सीधे एक गहरी घाटी में छलांग लगा देती है, जिससे इतना ऊंचा और शानदार झरना बनता है। अच्छा, तो ये पठार का किनारा है जो ये अजूबा पैदा करता है। और हमारे दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात है। यहाँ झरने के पास एक बहुत ही गहरा कुंड है जिसे चितीदा कहते हैं। हाँ, चितीदा। ये नाम थोड़ा रहस्यमयी लगता है। वही तो। स्थानीय लोक कथाओं में अक्सर ऐसी जगहों के गहरे और रहस्यमयी होने का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि लोगों के लिए ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि सम्मान और थोड़ी डर का भी प्रतीक है। बूढ़ाघाघ की इस विशालता के बाद अब उस झरने पर आते हैं जो शायद झारखंड का सबसे मशहूर चेहरा है, हुनरू जलप्रपात। हाँ, हुनरू, रांची जिले में। हुनरू सिर्फ मशहूर नहीं है, ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और देश का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा, देश का 34वां? जी, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 98 मीटर, यानी करीब 322 फीट। लेकिन हुनरू की कहानी सिर्फ उसकी ऊंचाई या सुंदरता पर खत्म नहीं होती। यहाँ कुछ और भी है जो इसे बाकी झरनों से अलग करता है। आप बिल्कुल सही जगह इशारा कर रहे हैं। यहाँ बात आती है प्रकृति और प्रगति के संगम की। प्रगति कैसे? हुनरू जलप्रपात पर एक जल विद्युत परियोजना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी स्थापित है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता 65 मेगावाट है। 65 मेगावाट? तो ये झरना सिर्फ आंखों को सुकून ही नहीं देता, बल्कि घरों को रोशन भी करता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प द्वंद्व है ना? एक तरफ ये प्राकृतिक विरासत है और दूसरी तरफ एक जरूरी आर्थिक संसाधन। सही बात है, और शायद यही झारखंड के कई प्राकृतिक स्थलों की कहानी है। वे पर्यटन के केंद्र भी हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। और हुनरू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए, हुनरू की शक्ति और ऊंचाई के बाद अब एक ऐसे झरने की ओर चलते हैं जो अपनी बनावट के लिए जाना जाता है। दशम जलप्रपात। हाँ, दशम, जो रांची जमशेदपुर मार्ग पर तैमारा घाटी में है। दशम का नाम ही उसकी खासियत बता देता है। ये कांची नदी पर है और इसकी ऊंचाई 44 मीटर यानी करीब 144 फीट है। और नाम में क्या खास है? जब पानी चट्टानों से नीचे गिरता है तो वो एक धारा में नहीं बल्कि 10 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। यही 10 धारा मिलकर दशम बन गया। 10 धाराएं? मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो नज़ारा कैसा दिखता होगा। बहुत सुंदर। और हाँ, मॉनसून में जब पानी का बहाव तेज होता है तो ये धाराएं और भी शक्तिशाली और चौड़ी हो जाती हैं। स्रोत में इसका एक और नाम मिलता है, दासोंग। दासोंग। अब एक ऐसे झरने पर आते हैं जिसके साथ इतिहास और आध्यात्म दोनों जुड़े हैं, जोनहा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। हाँ, गौतम धारा। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये रारू नदी पर है, ऊंचाई करीब 43 मीटर, लेकिन इसकी पहचान इसकी ऊंचाई से ज्यादा उस मान्यता से है
कि भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। बिल्कुल, इसी वजह से इसका नाम गौतम धारा पड़ा। तो ये सिर्फ एक प्राकृतिक नज़ारा नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल भी बन गया। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ एक मंदिर भी है। जी, जिसे श्री बलदेव दास बिरला के बेटों ने बनवाया था। ये दिखाता है कि कैसे आस्था प्रकृति के साथ जुड़कर एक जगह को हमेशा के लिए अमर कर देती है। और इसी आस्था की कड़ी को आगे बढ़ाता है सीता जलप्रपात, जिसे अक्सर जौनहा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। ये पास में ही है, रांची पुरुलिया मार्ग पर। बहन कहना कितना सही लगता है, क्योंकि ये भी उसी रारू नदी पर है और ऊंचाई भी लगभग बराबर 44 मीटर। बिल्कुल। और यहाँ भी एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ अपने पदचिन्ह छोड़े थे, जहाँ आज एक मंदिर बना हुआ है। सोचिए, एक ही छोटी सी नदी पर इतने करीब दो ऐसे झरने जो रामायण और बौद्ध काल दोनों की यादें संजोए हुए हैं। सही कहा। अब थोड़ा अलग दिशा में चलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिले की ओर, जहां घने जंगलों के बीच हिरनी जलप्रपात छिपा है। हिरनी जलप्रपात कराहा या रामगराहा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है, पर इसकी खूबसूरती इसकी ऊंचाई से ज्यादा इसके माहौल में है। माहौल में? हाँ, ये चारों तरफ से सरंडा के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे एक अलग ही तरह का एकांत और रहस्यमय रूप देता है। और अब उस झरने की बात करते हैं जिसकी बनावट शायद इन सब में सबसे अनोखी है। लोहरदगा जिले का लावा पानी जलप्रपात। हाँ, लावा पानी एक भूवैज्ञानिक अजूबा है। यहाँ पानी सीधी धार में नहीं गिरता, बल्कि 12 सोपानों यानी सीढ़ियों जैसी चट्टानी परतों से होकर गुजरता है। 12 सीढ़ियां? हाँ, ये कोई इंसान की बनाई सीढ़ियां नहीं है। ये हजारों सालों में पानी के बहाव से कटी चट्टानें हैं। हर सोपान की ऊंचाई 10 से 80 फीट तक है। मतलब पानी एक बार में नहीं बल्कि रुक रुक कर 12 पड़ावों में नीचे आता है। और स्रोत में एक और दिलचस्प जानकारी है कि यहाँ से आगे बढ़कर नदी का नाम गंगई नदी हो जाता है। जी, और पास के कुछ शिखरों जैसे डुंगो और अंबा घास का भी जिक्र है। ये सब मिलकर उस इलाके की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये थे झारखंड के कुछ सबसे बड़े और चर्चित नाम। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी यही खत्म नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम जरा पर्दा हटाते हैं और उन झरनों को देखते हैं जो अलग अलग जिलों में छिपे हैं। हाँ, अब एक तेज दौरा करते हैं इन जिलों का, पर सिर्फ नाम नहीं गिनाएंगे, नहीं, बल्कि हर इलाके की खासियत को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं रांची से, जो झरनों का गढ़ है। हाँ, हुनरू, दशम, जोन्हा के अलावा यहाँ घाघरी, तीरू, सोनुआ जैसे कई और झरने हैं। और इनमें से घाघरी जलप्रपात का जिक्र हमारे दस्तावेज में विस्तार से है। ये लापुंग प्रखंड में जमुनी नदी पर है। और इसकी एक खास पहचान है, यहाँ मकर संक्रांति पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक झरना सिर्फ पर्यटन स्थल न होकर एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। पंचघाघ, इसका नाम ही कहानी कहता है। हाँ, ये बनाई नदी पर है और 5 धाराओं में बट जाता है। स्रोत कहते हैं कि इसका संबंध 5 बहनों की किसी लोक कथा से भी हो सकता है। सोचिए, पहले दशम की 10 धाराएं और अब पंचघाघ की 5। ऐसा लगता है कि झारखंड के झरनों को गणित से कुछ खास लगाव है। हंसते हुए कह सकते हैं। अब थोड़ा पूरब की ओर चलें तो पूर्वी सिंहभूम जिला आता है। यहाँ घाटशिला के पास स्वर्ण रेखा नदी पर धारागिरी जलप्रपात है। इसके अलावा थकोरा, रूपसप और घड़दरुरु जैसे कई और झरने हैं जो इस खनिज संपन्न इलाके को प्राकृतिक सुंदरता भी देते हैं। और सरायकेला खरसावां, वहाँ हैसाकोचा और दुरदुरी का जिक्र मिलता है। अच्छा, और पलामू गढ़वा का इलाका, वहाँ की क्या कहानी है? गढ़वा में सतबहिनी और सुखलदरी प्रमुख हैं। सुखलदरी कन्नड़ नदी पर है और करीब 30 मीटर ऊंचा है। और सतबहिनी? सतबहिनी का नाम फिर से संख्याओं की ओर इशारा करता है, शायद 7 धाराओं या 7 बहनों की कहानी। अब वापस लातेहार जिले में आते हैं। हमने बुढ़ाघाघ की तो बात कर ली, लेकिन वहाँ और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, लातेहार झरनों का एक पावर हाउस है। यहाँ प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल के पास ही ऊपर घाघरी और निचला घाघरी नाम के 2 खूबसूरत झरने हैं। अच्छा। इसके अलावा महुआ डांड प्रखंड में गौतम घाघ भी है। ये नाम हमें फिर से जोन्हा के गौतम धारा की याद दिलाता है। सही बात है। लगता है बौद्ध धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में काफी गहरा रहा है। ये तो कमाल की बात है कि कैसे इन झरनों के नाम भी इतिहास की परतें खोल रहे हैं। अच्छा,
अब गुमला, लोहरदगा और चतरा के इलाकों को एक साथ देखते हैं। गुमला में शंख नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात है, जिसकी आकृति सर्पाकार बताई गई है। सर्पाकार, सांप जैसी। हाँ, 200 फीट की ऊंचाई और सांप जैसी बनावट, ये नज़ारा जरूर देखने लायक होगा। वहीं चतरा में गोवा, तमासीर और मालूदा जैसे झरने हैं। गोवा जलप्रपात। हाँ, ये चतरा शहर के काफी नजदीक है, जिससे ये स्थानीय लोगों के लिए एक आसान पिकनिक स्पॉट बन जाता है। अब दक्षिण की ओर सिमडेगा और फिर मध्य में हजारीबाग और रामगढ़ का रुख करते हैं। सिमडेगा में केलाघाघ शंख नदी पर है, तो हजारीबाग में बुकारो नाम का एक जलप्रपात है। बुकारो? ये तो शहर का नाम है। जी, पर ये झरना हजारीबाग में है, लेकिन रामगढ़ का रजरप्पा जलप्रपात सबसे अलग है। ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। ओह, रजरप्पा, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इसकी ऊंचाई भले ही सिर्फ 13-14 फीट हो, लेकिन ये माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के कारण एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल है। यहाँ फिर वही बात सामने आती है, आस्था और प्रकृति का गहरा संगम। झरना भले ही छोटा हो, पर उसका आध्यात्मिक महत्व उसे बहुत बड़ा बना देता है। बिल्कुल सही। अब हम अपने सफर के आखिरी चरण में हैं और झारखंड के कोयलांचल यानी धनबाद, गिरिडीह और बोकारो की ओर बढ़ते हैं। ये इलाके तो अपनी खदानों और उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। क्या यहाँ भी झरने हैं? हाँ, और यही तो झारखंड की खूबसूरती है। धनबाद में भटिंडा या मुनिडी जलप्रपात है, जो कतरी नदी पर है। और गिरिडीह? गिरिडीह का उसरी जलप्रपात तो काफी प्रसिद्ध है, जो खंडौली पहाड़ी की ढलान पर बनता है। ये दिखाता है कि औद्योगिक परिदृश्य के बीच भी प्रकृति अपनी जगह बना लेती है। और अंत में संथाल परगना का इलाका, देवघर और साहिबगंज। देवघर में बकुलिया का जिक्र है, लेकिन साहिबगंज का मोतीझरा जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। मोतीझरा नाम तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये राजमहल की पहाड़ियों में अजय नदी पर बनता है और इसकी ऊंचाई करीब 150 फीट है। इसका नाम ही है मोतियों की झड़ी। ये इस इलाके का एक छिपा हुआ नगीना है। तो ये थी झारखंड के जलप्रपातों की हमारी खोज। कुछ आसमान छूते हुए, कुछ घने जंगलों में गुम, कुछ आस्था से जुड़े, तो कुछ उद्योगों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए। हर झरने का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी एक अलग कहानी। बिल्कुल।